नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज एक ऐसे खुलासे पर बातचीत होगी खुद उन तमाम लोगों के साथ जो पीड़ित रहे हैं। इस पूरे मामले पर नजर डालेंगे और बात करेंगे छांगुर बाबा की, उनके पूरे रैकेट की। मैं अमृता आपके साथ रहूंगी और मेरे साथ रहेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग। जी हाँ, बिल्कुल। तो छांगुर बाबा को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण की कई कहानियां सामने आ रही हैं। महिलाओं को जाल में फंसाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पूरा सिंडिकेट तैयार कर रखा है और आज हम आपको छांगुर बाबा के खिलाफ जीता जागता सबूत दिखाएंगे। छांगुर बाबा के गैंग की शिकार पीड़िता आज खुद हमारे साथ हैं। एक नाबालिग लड़की की जिंदगी को कैसे जहन्नुम बनाया गया, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ये खुद पीड़िता की जुबानी आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू लड़कियों को गुमराह करना, लालच, झूठे वादे या फिर धमकी देकर धर्मांतरण का दबाव बनाना और फिर शारीरिक शोषण करना छांगुर गैंग का ये मोडस ऑपरेंडी बताया जा रहा है। एक पीड़ित नाबालिग लड़की ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया और न्यूज नेशन के कैमरा पर इस लड़की ने अपने साथ हुए जुल्म की जो कहानी बयां की, वो किसी को भी झकझोर कर रख सकती है। आपको इस पीड़ित की जुबानी बताते हैं कि अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद की जड़ें कितनी गहरी होती जा रही हैं। ये लड़की फरीदाबाद की रहने वाली है और इसका आरोप है कि आमिर हुसैन नाम के एक शख्स ने इसके साथ करीबी बढ़ाई, लेकिन इसके लिए जो रास्ता अख्तियार किया गया वो कम हैरान करने वाला नहीं था। 2 साल पहले 2023 में आरोपी की बहन ने पहले तो हिंदू नाम से पीड़ित लड़की से दोस्ती की, फिर भरोसा हासिल करने के बाद अपने भाई से जान पहचान करवा दी। 2023 में जो उसकी बहन थी नेहा खान, उसने मुझे अपना नाम सिर्फ नेहा ही बताया था, नेहा खान नहीं बताया था। तो जब मेरी उससे दोस्ती होने लगी, आना ज़्यादा मिलने जुलने लग गए, गहरी दोस्ती होने लग गई, तो हम दोनों उसके घर पे जाने लग गए। मैं उसके घर पर जाने लग गई। उसके घर पे जाने के बाद मैंने उनके जो होते हैं, उनकी जो भी उर्दू में लिखी हुई भाषा होती है वो मैंने देखी जब गेट पर, तो मुझे पता चला कि ये लोग मुसलमान हैं। फिर उसने अपने भाई से, आमिर से मेरी फ्रेंडशिप करवाई। पीड़ित के मुताबिक आरोपी और उसका परिवार उसे निजामुद्दीन दरगाह लेकर गया, जहां उसकी मुलाकात छांगुर बाबा से कराई गई। उनका हम घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी मौलाना बैठे रहते दरगाह पर जो कि पर्चे वर्चे काटते रहते। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी एक मौलाना से, जिनका नाम उन्होंने मुझे बताया था छांगुर बाबा। छांगुर बोलते थे, पर मुझे पता नहीं था छांगुर बाबा कौन है, क्योंकि दाढ़ी वाड़ी सबकी एक जैसी होती है, लंबी लंबी सी। तो उनका ये छांगुर बाबा है। तो उन्होंने मुझसे सलाम करवाया उन्हें कि ऐसे सलाम करो इन्हें। वो बाबा पूछते हैं पहले तो कि ये हिंदू है ये मुसलमान, तो आमिर कहता है ये हिंदू है। तो वो छांगुर बाबा बोलते हैं कि इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। छांगुर बाबा से मुलाकात के बाद ही पीड़ित लड़की आरोपी के जाल में पूरी तरह से फंसती चली गई। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। आरोपों की माने तो यहाँ तक कि आरोपी की छोटी बहन ने पीड़ित और आरोपी के अश्लील वीडियोस बनाए। अपनी भाभी घर लेके जाता जहाँ पे नेहा पहले से ही मौजूद रहती है। वहाँ पे जाके आमिर मेरे कपड़ों से बदतमीजी करने लग जाता है। जब मैं उससे मतलब लड़ने लग जाती हूँ तो उसकी बहन मुझे बोलती है कि आज के ज़माने में तो ये आम बात हो चुकी है। ऐसे बोलती है। उसके बाद जब मैं लड़ती हूँ तो उसकी बहन अपने भाई के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करवा देती है और मेरी गलत फ़ोटो वीडियो खींच लेती है। अच्छा, जब आपकी गलत वीडियो और फोटो बनाई गई तो वो उसका बहन भी वहाँ मौजूद थी आमिर? हाँ जी, उसके सामने ही सब कुछ हुआ था और वही हमारी फ़ोटो वीडियोस भी बना रही थी। यानी आपको सेक्सुअली हरास किया गया? हाँ जी, उसके ही वीडियो बनाया? हाँ जी, उसकी बहन ने वीडियो बनाया था। और उसके बाद उसकी बहन कहती है आमिर को कि ना ये फ़ोटो वीडियो भैया संभाल के रखना, ये हमारे काम आएगी। पीड़ित का आरोप ये भी है कि अश्लील वीडियो के सहारे आरोपी और उसकी बहन ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। इसका मुंह बोला जीजा था, वो मुंह बोला जीजा ही बताती थी मुझे, लेकिन उसके साथ भी इसके गलत संबंध थे। उसकी बीवी और उसके बच्चे जब ट्यूशन चले जाते थे तो वो भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। फिर उसके जब बोलता था कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और नेहा ने तेरी फ़ोटो वीडियो मुझे सब दिखा रखी है कि तूने क्या क्या कर रखा है, मेरे पास भी वो सबूत और मैं भी वो वायरल कर सकता हूँ। पीड़ित लड़की के खुलासे के बाद तह तक तफ्तीश की जरूरत है ताकि इस पूरे सिंडिकेट की पूरी कहानी सामने आ सके। टीम न्यूज नेशन।
तो हमारे साथ वो पीड़िता जुड़ चुकी हैं न्यूज़ नेशन पर, जो अपना दर्द बताएंगी कि किस तरीके से झांगुर बाबा की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था पीड़िता पर। और हमारे साथ आनंद तिवारी साहब जुड़ रहे हैं। आप जिला संयोजक हैं धर्म जागरण मंच के अपने जिले के। यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस पीड़िता को झांगुर बाबा के और उसके जो गुर्गे हैं उनके ट्रैप से, उनके जाल से बाहर निकालने में सबसे ज्यादा मदद की। लेकिन मुझे लगता है अमृता बिना वक्त बताए सबसे पहले हमें पीड़िता से ही सुननी चाहिए उसकी दर्द भरी कहानी। बताइए बेटा, क्या हुआ आपके साथ? 2023 में मैं 65 नंबर गली में रहती थी, तो 66 नंबर गली में आमिर और आमिर का पूरा परिवार रहता था। पहले मैं 66 नंबर गली में ही रहती थी, तो हमने तकरीबन 2-3 महीने पहले उधर से कमरा खाली करके 65 नंबर गली में ले लिया था। 66 नंबर गली में मतलब मैं बचपन से ही रहती थी, पली बड़ी थी, तो मेरा उधर आना जाना रहता था। वहाँ पे जो आमिर की बहन नेहा थी वो मुझसे मुलाकात करती है, फ्रेंडशिप के लिए बोलती है, तो मेरी उससे दोस्ती हो जाती है। पर वो अपना पूरा नाम नेहा खान नहीं बताती, सिर्फ नेहा ही बताती है। नेहा बताने के बाद जब हमारी दोस्ती ज़्यादा गहरी होने लग गई, हम एक दूसरे से ज़्यादा मिल जुलने लग गए थे, तो वो अपने घर लेके जाती है और अपने भाई आमिर से मेरी फ्रेंडशिप करवाती है। ये किस साल की बात है? ये 2023 की बात है। 2023 की बात। हाँ जी। ठीक है। जब मैं उसके घर में देखती हूँ जो उर्दू में उनके लिखे होते कुरान की बातें, तब मुझे पता चलता है कि ये लोग मुसलमान हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि आप लोग मोमडन हो, तो आपने बताया नहीं वो क्या है, तो उसकी बहन कहती है कि यही मेरा रियल नेम है नेहा। तो वो कहती है हिंदू मुसलमान में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए, भगवान और अल्लाह तो एक ही होता है। उस समय पे मैं भी इतना भेदभाव नहीं करती थी कि हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव हो, मैंने कोई भेदभाव नहीं करा। उसने फिर अपने भाई से मेरी फ्रेंडशिप करवा दी थी, आमिर हुसैन से। उसके बाद 1 महीने बाद वो दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर लेके जाते हैं, जहाँ पर वो मुझे एक मौलाना से मिलवाते हैं जिनका नाम होता है झांगुर बाबा। ये जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में झांगुर बाबा? हाँ जी, यही होता है वो। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, झांगुर बाबा से मिलवाने के बाद उसकी बहन मुझसे कोई बिना परमिशन के, बिना वार्तालाप के बोल देती है उसको डायरेक्ट कि हमारे भाई की होने वाली बीवी है। आप उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी? हाँ जी। जब नेहा ने आपके बारे में कहा झांगुर बाबा से कि ये हमारे होने वाले भाई की होने वाली वाइफ है? हाँ जी। अच्छा, फिर यहाँ पर ये भी बताइए बेटा कि झांगुर बाबा से आपकी मुलाकात इन 1 साल में जो आपका पूरा वो रहा, उस दौरान कितनी बार हुई? एक ही बार मुलाकात करवाई थी इन लोगों ने मेरी। तो झांगुर बाबा ने आपसे कुछ कहा? क्या कहा? आपकी उनसे क्या बात हुई? हाँ जी, झांगुर बाबा से जब उसने ये बोला ये हमारे भाई की होने वाली बीवी है, तो झांगुर बाबा उससे पूछते कि ये हिंदू है ये मुसलमान, तो आमिर बताता है कि ये हिंदू है। तो झांगुर बाबा कहते हैं इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। जन्नत नसीब करने के बाद वो कहते हैं कि पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद इससे तुम निकाह कर सकते हो। ये कौन कहता है धर्म परिवर्तन कराने की बात? ये झांगुर बाबा कहते हैं। आपको समझ आ रही थी उनकी बात उस दौरान, क्योंकि इतनी छोटी थी आप, जो ये सब हो रहा था आपको समझ आ रहा था कि ये क्या बातें हो रही हैं, क्या करने की कोशिश हो रही है मेरे साथ? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता था, लेकिन जब वो धर्म परिवर्तन के लिए हुआ था तो इतना जरूर पता था कि मोमडन उसमें इस्लाम में कन्वर्जन करने के लिए बोल रहे हैं। पर जब फिर उन्होंने झांगुर बाबा ने मुझे ताबीज़ दिए थे कि 2-4, पहले उन्होंने अपने सामने पानी में डालकर उस तावीज़ को मेरे को पिला दिया था। फिर मुझे तावीज़ उर्दू भाषा में लिख कर दी थी और बोलते थे ये तो गले में पहन लेना, ये अपने किसी पर्स वगैरह में अपने पास संभाल के रखना। जब मैं वो अपने घर लेकर गई और कहते थे कि सुबह शाम इसे पानी में घोल के पीते रहना, तो मैं पीने लग गई थी उसे। किसको? ताबीज़ को या कोई और चीज़ थी? तावीज़ ही थी वो चीज़। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, रहने के बाद जब मेरा एकदम से माइंड अलग सा ही होने लग गया कि मतलब ज़्यादातर इस्लाम में ही जाने लग गई थी मैं। उसकी फैमिली को ही अच्छा समझने लग गई थी कि वो इसकी फैमिली अच्छी है। अपने पेरेंट्सों से मेरा एकदम मन मुटाव हट जाना, नाराज़गी रहना, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जब आप वो तावीज़ लेकर आई अपने घर पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप उसे घोलकर पीने लगी, क्या आपके मम्मी पापा ने कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया? क्या ये तमाम चीज़ें शक के घेरे में नहीं आई उस दौरान? उस वक्त वो तावीज़ मैंने छुपा रखे थे, क्योंकि हमारे घर में मतलब कि ज़्यादातर कोई वो नहीं था मेल मिलाप मोमडन से, तो मुझे डर लगता था कि कहीं पता ना चल जाए, तो मैं अपने पास ही से संभाल के रखती थी। और जब मम्मी ड्यूटी जाती थी और पापा जो कि हैं वो थोड़ी उनकी तबीयत खराब रहती थी, ठीक है, इस वजह से। फिर 1 महीने बाद आमिर अपनी बड़ी भाभी के घर लेके जाता है मुझे। वहाँ पे जाने के बाद उसकी बहन जो नेहा होती है वो पहले से ही रहती है। रहने के बाद आमिर मेरे कपड़ों से छेड़छाड़ करने लगता है, तो जब मैं उससे लड़ाई करती हूँ कि ये सब सही नहीं है, गलत है, तो उसकी बहन कहती है आज के ज़माने में तो ये आम बात हो चुकी है। आम बात होने के बाद उसकी बहन अपने भाई से आमिर के साथ मिलकर नेहा
ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत संबंध बनवा देती है और उसी दौरान वो मेरी गलत फोटोज वीडियोस क्लिक कर लेती है। तो आमिर जब आपके साथ गलत संबंध बना रहा था तब आमिर की बहन वहाँ पर मौजूद थी? हाँ जी, उसी कमरे में थी वो। उसके बाद वो फोटो वीडियो क्लिक करने के बाद अपने भाई को कहती है, भैया ये फोटो वीडियो संभाल के रखना, ये हमारे काम आएगी। उसके बाद आपके सामने कहा, आपने सुना ये बात? हाँ जी, मैंने ही सुनी थी। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद आमिर जो था वो मेरी फोटो वीडियो से मुझे बुलाता रहता था, कभी पार्क में, कभी रूम पर। मतलब फोटो दिखाकर आपको ब्लैकमेल करता था? हाँ जी, ब्लैकमेल करता रहता था, धमकी देता था वायरल करने की और जान से मारने की धमकी देता तो था। आपने ये किसी को बताया नहीं, किसी से शेयर नहीं किया, घर पे मम्मी पापा से या किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड को नहीं बताया? नहीं, मैंने कोई बात शेयर नहीं करी, मैं डर गई थी क्योंकि उसके बाद जब मेरी फोटो वीडियो थी तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ये मेरी बदनामी ना कर दे या वायरल ना कर दे ये। तो उसके बाद जब मैं उसका फिर कॉल मैसेज था वो मैं उठाती नहीं थी, रिसीव नहीं करती थी। तो उसके बाद जो वो मुझे आता था मेरी गली में और कहता था कि अपनी फ़ोटो वीडियो पहले एक बार देख ले, मेरा कॉल उठा, बात कर मुझसे। फिर पार्क, रूमों में दिल्ली में लेके जाता था अपनी भाभी के घर। उसकी भाभी रहती थी सुल्तानपुरी में, दिल्ली में, वहाँ पे भी लेके गया था वो मुझे। उसके बाद 2024 को 28 फरवरी को वो मेरे घर के नज़दीकी संजय कॉलोनी 22 सेक्टर में रूम लेता है पर्सनल रूम लेने के बाद वो उसी फ़ोटो वीडियो से मुझे बुलाता था। तो 14 मार्च को मेरे जिस मकान में वो रहता था, मकान मालिक में, वो मेरे चाचा का दोस्त था, मुझे पता नहीं थी ये चीज़। तो वो मेरे चाचा को इन्फॉर्म करता है कि तेरी भतीजी हमारे घर पर आई हुई है, किसी से मिलने, कोई तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? तो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स आते हैं उस दौरान, तो मेरे घर वाले उसके साथ मुझे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर क्या कहते हैं, पॉक्सो एक्ट में जेल के लिए उसको मतलब 112 नंबर पर कॉल करते हैं। तो मतलब वहाँ पे मुझसे पूछा जाता है तो मैं वहाँ पे चुप रहती हूँ, किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ ना बताने के बाद पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते, वो कहते कि लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है। तो फिर जो हमारे हिंदू संगठन थे बजरंग दल वाले, उन्होंने फिर मेरी मदर की हेल्प करी थी, फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। FIR कब दर्ज हुई? 14 मार्च को 2024 में। ठीक है। उसके बाद वो पॉक्सो एक्ट में जेल चला जाता है। और आप मिली कब थी आमिर से सबसे पहले, नेहा से और आमिर से? 2023 अप्रैल में। अप्रैल में? हाँ जी। तो तकरीबन 1 साल बाद? हाँ जी। उसके बाद उसकी बहन मुझे एक हफ्ते बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज करती है कि हम तेरी फ़ोटो, पहले तो इमोशनल ब्लैकमेल करती कि मेरे भाई को छुड़वा दे, वो आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, ना तुझे ब्लैकमेल करेगा और ना ही कोई तुझे धमकी देगा। तो फिर उसको मैसेज का सीन का जवाब नहीं देती। तो उसके बाद वो मुझे कहती है कि तेरी फ़ोटो वीडियो मेरे भाई के साथ साथ मेरे पास भी पड़ी हुई है, तो भूल गई है कि अगर तूने हमारे भाई के पक्ष में बयान नहीं दिए तो हम तुझे मार डालेंगे और तेरी फ़ोटो वीडियो को वायरल कर देंगे। जब मैं उससे कहती हूँ कि मेरे घर वाले उसके खिलाफ, उसके हक में बयान नहीं देने देंगे, तो वो कहती तू हमारे साथ दिल्ली चल के हमारे रूम पर रह। तो जब मेरी मदर जॉब पर चली जाती है तो वो मुझे उस फ़ोटो वीडियो से बुलाती है अपने भाई की गवाही के लिए। 5 अप्रैल 2024 को वो अपने साथ मुझे दिल्ली के नागलोई ले जाती है। नागलोई ले जाने के बाद वो 2 महीने पहले मुझे अपने पर्सनल रूम पे रखती है। फिर 4 महीने। कितने दिन? 2 महीने? हाँ जी। ठीक है। फिर 4 महीने वो नवाब खान पुलिस है जो कि रोहिणी थाने में है, उसकी ड्यूटी उसका मुंह बोला जीजा बताती थी, लेकिन उससे भी उसके गलत संबंध थे, उसके घर में रखती है, वो कराला चौक कंजावला के पास। मतलब 6 महीने उसने अपने साथ रखा आपको? पूरे तकरीबन शुरू से लेके एंड तक उसने मुझे 9 महीने तक मैं उनके पास रही थी। फिर 4 महीने मैं नवाब खान पुलिस वाले के घर पर रही थी। तो जब उसकी बीवी बच्चे बाहर चले जाते थे और उसके बच्चे ट्यूशन चले जाते थे, उसकी बीवी मार्केट चली जाती थी, तो वो भी मेरे साथ गलत, मतलब उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करी थी, गलत काम किया था नवाब खान ने? हाँ जी। वो दिल्ली पुलिस में ही काम करता? हाँ जी। उसके बाद उसके रहने के बाद 2 महीने बाद फिर वो मुझे नागलोई के कमरुद्दीन नगर में रखती है, जहाँ पे वो नवाब और नेहा मुझसे अक्सर मिलने आते थे। आप तो अकेली रहती थी वहाँ? हाँ जी, मुझे अकेला रखा था और मुझे वहाँ पे मेरा हिंदू नाम हटा के उन्होंने मेरा वहाँ पे आयत हुसैन नाम रख दिया था जब मैं उनके पास चली गई थी। आयत नाम रखने के बाद वो मुझे अपने कलमे पढ़ाते थे, आयत पढ़ाते थे, पूरी नमाज पढ़ाते थे, कुरान शरीफ की जो होती थी तिलावत वो करवाते थे, हिंदी में लिख लिख कर वो नमाज की सूरतें, कलमे, आयतें लिख के देते थे। आपने नमाज पढ़ी है? हाँ जी। और वो मुझे पढ़वाते थे ज़बरदस्ती, मैं नहीं पढ़ती थी तो मारते थे, पीटते थे और बोलते थे कि अगर तुझे हमारे धर्म में रहना तो ये सब तुझे करना पड़ेगा। पर एक बात बताइए, आप लगभग 9 महीने अपने घर से अलग रहीं,
आपके घर वालों ने कभी आपको खोजने की कोशिश नहीं की, पुलिस में एफआईआर नहीं की? ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस चौकी वालों ने उन्हें बार-बार भगा देते थे कि पहले अपनी बेटी की लोकेशन खुद ढूंढ के लाओ तब हम जाएंगे, ऐसे लेने हम ऐसे नहीं जा सकते। और किस पुलिस स्टेशन में जाते थे आपके घर वाले? पुलिस चौकी संजय कॉलोनी में। ठीक है। तो वहाँ 9 पे महीने जाते थे। आप जो नेहा है आमिर की बहन, हाँ जी। उसके कब्जे में रही, वहाँ उसने हाँ आप जी। पर दबाव डाला इस्लाम कबूलने का और नमाज पढ़वाई गई, आप हाँ जी। मारा पीटा गया, हाँ जी। बदसलूकी हुई। हाँ जी। ठीक, उसके उसकी बाद? पूरी फैमिली रहती थी, फैमिली उसकी पूरी इन्वॉल्व थी। उसके बाद उनके जो धर्म में खाते थे भैंसे का मीट, वो खिलाते थे मेरे को मार के पीट के। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा पूरा उसने हाथ पर उसने मेरा नाम टैटू गुदवा दिया फातिमा नेम का। ये जो लिखा हुआ है? हाँ जी। ठीक है। आपका नाम आयत रखा गया था? हाँ जी। तो फातिमा किसका नाम हुआ? फातिमा इनकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, जो बीवी फातिमा, उनका नाम था। तो कहती थी कि अगर तुम हमारे इनका नाम, इनकी बेटी का नाम लिखवाओगे तो इनमें तुम्हारे जैसे अदब आएंगे और तुम वैसी रहोगी। और ये लोग मुझे बुरखे में ही रखते थे, बुरखे में ही कोट लेके जाते थे, बुरखे में ही रखते थे। उसके बाद नवाब और नेहा मेरे घर पर आते थे तो वो एक साथ दारू पीते थे, ड्रिंक करते थे मेरे सामने ही। सिगरेट पीने के बाद मेरे सामने शारीरिक संबंध बनाते थे। मतलब नवाब शारीरिक संबंध नेहा के साथ भी बनाता था और उसने आपके साथ भी जबरदस्ती? हाँ जी। ठीक। उसके बाद जबरदस्ती मुझसे मीट बनवाते थे खाने के लिए, और जब मैं नहीं आपसे बनाती बनवाया थी, जाता था? हाँ जी। और मुझे मारते पीटते रहते थे कि अगर और यही बोलते थे कि अगर तूने हमारे भाई के पक्ष में बयान नहीं दिए तो हम तुझे मार देंगे। जब फिर 22 अक्टूबर को उसकी बहन अपने भाई के पक्ष में बयान करवाने के लिए लेके जाती, जो कि नवाब पुलिस वाला, उसकी बहन और उसके मम्मी पापा दोनों जाते हैं स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट में 12 सेक्टर फरीदाबाद में। मेरी गवाही करवाते हैं 22 अक्टूबर को, और बोल के लेके जाते कि अगर तूने वहाँ पे मुकरी या कुछ भी ऐसा करा तो हम तेरी फोटो वीडियो आते ही वायरल कर देंगे और तेरे को जान से मार देंगे, तेरी फैमिली को भी मार डालेंगे। जब आप गवाही के लिए जाती थी तो क्या वहाँ मम्मी पापा भी होते थे? एक बार आए थे संबंध में जब निकले थे तो उसके बाद उन्होंने मुझे, लेकिन वहाँ पे भी नहीं देख पाए थे वो लोग कि मैं आई हूँ कि नहीं आई। मैं अपनी गवाही पहले ही देकर चली गई थी उनके साथ ही। आपने कोशिश नहीं की कि मम्मी पापा को अप्रोच किया जाए, क्योंकि ये वाहिद ऐसे मौके थे आपके पास जहां आप अपने परिवार से मिल सकती थी या अपनी व्यथा, अपना दुख उनके सामने रख सकती थी, वो आपको बचा सकते थे? बुरके में ही वहाँ पे रहती थी, कोर्ट में भारी बुरका उतार के फिर सूट सलवार में ऊपर चली गई थी, और वहीं पे जज के पास बैठ के अपनी गवाही का टाइम हुआ, गवाही देके तुरंत मैं बाहर निकल आई। मुझे ये कभी जज के पास आपको बुरके में नहीं लेके जाते थे? नहीं, जज के पास नहीं लेके जाते थे। जज के पास ऐसे सिंपल जाती थी मैं अपने पूरे फेस में। तो कभी आप ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि जब आपकी गवाही हुई जज के सामने तो आपने जज साहब से कहा हो कि साहब इस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? और नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मुझे पहले ही बोल के लेके गए थे कि हम आते ही तेरी फोटो वीडियो वायरल कर देंगे अगर उसमें तूने ये डर अगर था आपको? जरा सी भी कोशिश करी तो। फिर 2 महीने जब उसकी गवाही हो गई तो अक्टूबर में फिर उसकी बहन मुझे 2 महीने तक स्पा सेंटर लेके जाने लग गई थी। स्पा सेंटर क्यों? स्पा सेंटर वहाँ पे गलत काम होते थे, कभी शॉर्ट्स पहनाती थी, ड्रेसेस पहनाती थी, मिडीज वगैरह। वहाँ पे किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात करवाती थी, चैट्स पर बात करवाती थी, और मतलब कि वहाँ पे भी गलत काम होते रहते थे। तो वो आपको ये 9 पहले महीने सिखाती 9 थी? महीने के दरमियान ही, माफ कीजिए, हाँ जी, 9 महीने के दरमियान ही हाँ जी। आप कितने महीने तक गई स्पा सेंटर में? 2 महीने तक गई थी मैं। 2 महीने तक? हाँ जी, नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक गई थी मैं। जाती आती रहती थी, और वहाँ पे मतलब कि अलग अलग तरह के लोग आते थे, उनसे भी मतलब कि मिलवाती रहती थी और उनसे भी मेरे साथ गलत काम करवाती थी। उसके बाद आमिर आता है 17 तारीख को, उसकी बेल के ऑर्डर्स आ जाते हैं कि उसकी बेल हो चुकी है जमानत पर। फिर 18 तारीख को वो अपने घर पर आता है द्वारका सेक्टर 10 में, और आने के बाद वो फिर मुझसे वही शारीरिक संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो मुझे मारता है, पीटता है और बोलता है कि क्या कहते तेरी वजह से मैं जेल गया था, ये वो खूब बोलने के बाद मारता तोड़ता रहता है मुझे। फिर 20 दिसंबर को मेरी घर वाले जाते थे पुलिस चौकी में, लेकिन कोई उनका एक्शन नहीं उठाया जाता था, और वो भी बोलते थे कि पहले अपनी लड़की की लोकेशन ढूंढ के लाओ। जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे तो हमारे बजरंग दल के लोग थे, पुनीत भैया थे,
जी उन्होंने आनंद हेल्प तिवारी करी जी थी। हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे केस में पीड़िता की मदद की है, उसे इस पूरे रैकेट से बाहर निकाला है। रिकवरी जो है वो कितनी, आनंद जी, मुश्किल रही ये पूरा प्रोसेस? आप कैसे पहुंचे? क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता बता रही हैं कि वो इतनी डरी सहमी थी कि माँ बाप सामने थे, जज साहब सामने थे, लोग होते थे इर्द गिर्द, लेकिन उनसे वो बात नहीं कर पाती थी। तो आप तक ये मामला माँ बाप के जरिए पहुंचा, कैसे आपने इसको प्रोसीड किया? पीड़िता की माँ है, वो काफ़ी समय से चौकी में चक्कर लगा रही थी। जो हमारे संगठन के लोगों को, फिर वो हमारे संगठन के जो हैं सारे, तो उनके पास गई, तो उन्होंने फिर उसके बारे में बताया कि इस तरीके से उनकी बेटी की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, ना ही की। तो उन्होंने फिर उसके बाद वहाँ पे कमिश्नर अपने इनसे बात करी, सीपी से, और फिर उसके बाद जब उन पे प्रेशर बना तो उन्होंने फिर हमारे संगठन के लोग ही इन्होंने उसकी लोकेशन ला के दी इनकी, क्योंकि जो इसकी बहन थी अमीर की, वो एक लड़के से उसका और वो था, तो उसने उसके थ्रू उसकी लोकेशन मिली, फिर उसके बाद उसको वहाँ से पुलिस के दबिश डाल के वहाँ से, यानी जिस लड़के से उसके संबंध थे उसे बजरंग दल ने अप्रोच किया, हाँ वहां से लोकेशन आपको मिली? हाँ जी, उसकी जो इसकी वो अमीर की बहन थी, उसके भी एक संबंध थे किसी से, उससे फिर पता चला, उसके थ्रू उसके मतलब हमने इसकी लोकेशन निकलवाई। पीड़िता उस दौरान उनके कब्जे में थी और काफी महीनों से उनके कब्जे में थी, जैसा कि पीड़िता बता रही हैं। तो किस हालत में आपने देखा बच्ची को जब वहां पहुंचे आप? मारपीट हुई है उसके साथ, ही तमाम चीजें हैं बता रही है बच्ची। उस समय इसकी मानसिक स्थिति भी काफ़ी वो थी, ये पूरी तरीके से मतलब उनके उसमें जिस तरीके से इसके साथ अत्याचार किए जा रहे थे, मानसिक व शारीरिक शोषण हो रहा था। फिर उसके बाद हमारे उन्होंने इसकी काउंसलिंग करी, संगठन वालों ने इसकी काउंसलिंग करी गई, और इसको फिर दोबारा से ये इस लायक हो सके कि आज आप लोगों के सामने बोल पा रही है, नहीं तो इसका। तिवारी जी, छांगुर बाबा ने जिस तरीके से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, आपको लगता है कि छांगुर बाबा के ट्रैप में इस तरीके की और नाबालिग बच्चियां भी रही होंगी जिसको फंसाया हो? इस तरीके से तो ये बहुत बड़ा गैंग है इनका, तो एक गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, और इनके पास फंडिंग बाहर से आती है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी यहाँ पर जो जितने भी अपने पूरे यूपी, बिहार, एमपी जितनी भी, और ये क्या है कि निचले तबके लोगों को ज़्यादा अपना टारगेट करते हैं, जहाँ पे कि माँ बाप लोग अपने सवेरे जॉब पे चले जाते हैं और बेचारे बच्चे लोगों को कोई देखने वाला नहीं होता। इस तरीके की ये वो बच्ची आज भी नाबालिग है? आज भी नाबालिग बच्ची है। अभी नाबालिग आप सोच सकते हैं 16 साल की बच्ची की क्या क्या मेंटल स्टेटस रहा हो। ठीक तो उस दौरान इन्हें इजीली वो अपने दिखावे और उसमें ट्रैप में फंसा के फिर इनके साथ जब एक बार ये उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, उनका फिर शारीरिक मानसिक हर तरीके से शोषण किया जाता है और इनको गलत कार्य में लगा देता है। कई और भी ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी हो या आप उस पर काम कर रहे हैं? ऐसे बहुत से केस हो चुके हैं। अपना जो फरीदाबाद है ये अपना मेवात से लगता हुआ क्षेत्र है, और मेवात और इसमें काफ़ी हमेशा आए दिन केस निकलते हैं। कहीं तो प्रशासन साथ देता है, कुछ एक पे प्रशासन भी कहीं शांत बैठ जाता है कि जब आप सबूत ला के दोगे तो हम कार्य करेंगे। अब आपकी क्या डिमांड है, क्या आप एक्शन चाहती हैं खासकर छांगुर बाबा के खिलाफ, जिसने आपका उसके ब्रेन वॉश किया? खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और मेरे जो दबाव में बयान हुए गए थे कोर्ट में स्पेशल पॉक्सो एक्ट में, दोबारा से री एविडेंस हो, और आमिर हुसैन और नेहा के खिलाफ, और जो कहते हैं उसका जो कहते हैं बाप था जो कि नवाब के साथ बोलता था कि हम 2047 में भारत को इस्लामिक मुल्क बना देंगे जल्द से। किसका बाप? आमिर हुसैन का, अबरार हुसैन, उसके खिलाफ और नवाब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी फैमिली के खिलाफ, क्योंकि जब ये सब गलत होता तो उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी इस चीज़ में। मुझे नमाज पढ़ाने में, कलमे पढ़ाने में, यहाँ तक कि हर चीज़ में, खिलाने में, पिलाने में, जो भी था पूरा कनेक्शन उसकी पूरी फैमिली का ही था। आपको लगता है छांगुर बाबा के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि पहले तो गई तो मैं उन्हीं के पास थी, ये लोग लेके गए थे, उसी ने ही कहा था इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, ये करवाओ। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेरे साथ गलत करा है, आमिर, नेहा और नवाब ने, इन तीनों के साथ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए इन लोगों को। तो देखिए छांगुर बाबा ने किस तरीके से ब्रेन वॉश किया एक नाबालिग बच्ची का, जो अभी भी नाबालिग है, जो अपने 2 साल के दर्द को साझा कर रही है। और यकीनन जैसा अमृता आपने कहा, ऐसे बहुत सारी और पीड़िता होंगी जो एक के बाद एक मामले जिनके सामने आएंगे। उम्मीद इंसाफ की यहाँ पर है, छांगुर बाबा के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त एक्शन की है। और यहाँ पर उन बच्चियों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, बगैर डर के उन तमाम लोगों से ये तमाम चीज़ें साझा करने की ज़रूरत है जो आपके इर्द गिर्द हों, जिनके इर्द गिर्द आप सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। फिलहाल
इस बातचीत को विराम देते बिल्कुल, हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।